प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सीरीज में हमारा आज का टॉपिक होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, जो अपने दो फॉर्म में है, इंटीग्रल फॉर्म में भी है और डिफरेंशियल फॉर्म में भी है। तो दोनों ही पढ़ा जाएगा, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा था गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ ये था कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस में इनक्लोज्ड होता है, कोई चार्ज Q किसी सरफेस में इनक्लोज्ड होता है, तो चार्ज क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये तो जानी हुई सी बात है कि अगर चार्ज रुका है तो क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज चल रहा है तो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज चल रहा का मतलब क्या है? करंट, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, मोशन ऑफ चार्ज इज करंट। यानी करंट अगर किसी वायर में फ्लो हो रही है तो वो वायर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में आ गए हम फिर। चार्ज मोशन में हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जब चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी सरफेस के नॉर्मल निकलना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो मान लो किसी सरफेस में ढेर सारे चार्जेज हैं, +Q है, -2Q है, +3Q है, इस तरह से चार्जेज हैं। तो प्लस वाले क्या करेंगे? लाइंस को बाहर भेजेंगे, माइनस अंदर आएगा। ठीक है, यानी सब मिला जुला के इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं, सरफेस इंटीग्रल E.ds, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो गॉस कहते हैं, क्या कहते हैं गॉस, कि ये जो फ्लक्स है ये क्या होगा? इट इज़ 1/ε0 टाइम्स किसका? नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या है? इन सब का हम रिजल्टेंट लेंगे कि जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो निगेटिव चार्ज होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये है गॉस लॉ। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी के एनालॉगस जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएंगे तो हमारे पास मिलता है एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे यह है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, वैसे और डिफरेंशियल फॉर्म भी है गॉस लॉ का, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ का भी इंटीग्रल फॉर्म भी है और डिफरेंशियल फॉर्म भी है। ठीक है, तो अगर कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो ये वायर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे चार्ज को कोई सरफेस इनक्लोज कर रहा था चारों तरफ से, वैसे वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वायर को क्या करेगा? एक क्लोज्ड पाथ इनक्लोज करेगा। ये क्लोज्ड पाथ इस तरीके से, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये क्लोज्ड पाथ हो गया। ठीक है, तो सरफेस के अराउंड सरफेस इंटीग्रल लेते थे, क्लोज्ड पाथ के अराउंड हम कहेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है r डिस्टेंस पे, तो इसी के अबाउट हमने एक क्लोज्ड पाथ बना लिया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, जो कि B.dl, सांप को मड़ी पहना देंगे, इट इज़ क्लोज्ड इंटीग्रल। ये क्या होगा? जो काम 1/ε0 करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही काम μ0 करता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। μ0 टाइम्स यहाँ चार्ज इनक्लोज होता था, यहाँ क्लोज पाथ के द्वारा करंट इनक्लोज है, तो μ0 टाइम्स ऑफ करंट। दोनों सेम है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, क्योंकि रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होगा? μ0 टाइम्स ऑफ नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन में है तो यही क्या हो गया? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लें और फिर उसी इंटीग्रल फॉर्म से क्या करेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म को भी डेराइव कर देंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया आज का। टॉपिक तो एक ही है,
इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म। तो मैं पहले ही पाथ बना ले रहा हूँ। ये सर्कुलर पाथ है, देखने में तो इलिप्स लग रहा है लेकिन मैं कह रहा हूँ सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सर्किल है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे है। तो ऐसे ऐसे तो हम बोर्ड में दिखा नहीं पाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है वो इनक्लोज्ड होगा, तो हमने यहाँ से मामला कट कर दिया। कट करने का मतलब वायर ऐसे है और क्लोज्ड पाथ ऐसे है, ठीक है। क्लोज्ड पाथ इस तरह से है, वायर ये हो गया। इस वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही है? करंट I फ्लो कर रही है। इससे R डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल जब हम लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा एलिमेंट ले लिया DL, ठीक है। ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, DL भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो थोड़े से एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? B डॉट DL, और पूरे पाथ के अराउंड क्या लिख देंगे? लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, जो कि क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, ठीक है। ये वेल नोन है कि हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं तो अपना कांस्टेंट लेते हैं MKS में 1/4πε0। म्यू नॉट मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाते हैं म्यू नॉट अपान 4π, 4π नीचे ही रहता है, तो यहाँ पर 1/ε0 यूज होता है, यहाँ पर म्यू नॉट। वहाँ चार्ज यूज होता है, यहाँ करंट यूज होता है। कहाँ चार्ज यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैग्नेटोस्टैटिक्स में करंट यूज होता है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लिया जाए। क्या होगा हमारा स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the line integral of magnetic field B around a closed path कितना होगा? इज इक्वल टू किसके इक्वल है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट I, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट I enclosed by the path, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे देख लेते हैं। मैथमेटिकली बिल्कुल ये फार्मूला लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL दिस इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। ये मैथमेटिकली ये हो गया फॉर 1 टर्न्स, और n टर्न्स के लिए क्या होगा? एक बार है तो एक बार I इनक्लोज हुआ, n टाइम्स अगर करेंगे तो क्या होगा? n टाइम्स इनक्लोज होगा तो I की जगह पे क्या हो गया? Ni। फॉर n टर्न्स I की जगह पे आप क्या यूज कर लोगे? Ni। लेकिन उसके पहले ही हम एक लाइन बता देंगे कि यही क्या है? यही है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा? दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और n टर्न्स के लिए क्या इक्वेशन 1 हो जाएगा? जहाँ I है वहाँ क्या होगा? Ni।
जैसे आपने देखा नहीं, सोलेनॉइड वगैरह होते हैं, कुंडली जिसे बोलते हैं, कई बार टर्न्स उसमें राउंड किए गए होते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आई की जगह पे एन आई। फॉर एन टर्न्स इक्वेशन 1 बिकम्स, आपका ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई। ओके, तो ये है आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके बाद हमारा फ़र्ज क्या है, इंटीग्रल है तो डिफरेंशियल भी पढ़ा जाए, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, दोनों पक्ष हैं जीवन में। तो इंटीग्रल के बाद क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ACL मैंने लिख दिया, ACL मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ, इट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ से आएगा, इंटीग्रल से ही आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ से आएगा, इंटीग्रल से ही आएगा। तो पहले इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे, फिर वहीं से डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे। क्या लिखा जाए, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ACL में फिर लिख दे रहा हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज क्या है, लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। लेट इट बी क्वेश्चन 1, न्यू टॉपिक है, हमने फिर से लिख दिया, तो इसे क्वेश्चन 1 मान ले रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आते हैं हम लोग किस पे, करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपान एरिया। तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर होने से अगर एक स्केलर है एक वेक्टर है, दो का रेशियो लिया या दो का मल्टीप्लिकेशन लिया तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आएगा। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। करंट डेंसिटी धारा घनत्व, तो सिंस करंट डेंसिटी ये क्या है, करंट डेंसिटी J, इट इज करंट DI अपान क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया DS, यानी J हुआ DI अपान DS। देयरफॉर स्मॉल करंट DI क्या होगा, DI क्या होगा, J इंटू DS, लेकिन J भी वेक्टर, DS एरिया भी वेक्टर, करंट डेंसिटी भी वेक्टर। तो इनटू यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, या तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अगली बात, तो यहाँ क्या लिया जाए, यहाँ जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो करंट आ रहा है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर आता है, क्रॉस लेते हैं तो वेक्टर आता है। यहाँ हमको स्केलर लाना है, इसलिए हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो DI क्या लिख दोगे अब, दिस इक्वल टू
जे डॉट डी एस, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। देयरफॉर टोटल करंट क्या हो जाएगा, आई क्या हुआ, इंटीग्रेशन डी आई, और आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। यहाँ सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, डी एस से क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो अब आई जो है यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म में, उस आई की जगह पे क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। सो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 हम लोग क्या लिखेंगे कि जो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई है, तो आई इट इज सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। और चूंकि म्यू नॉट कांस्टेंट है तो इसको इनसाइड भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन और क्या हो जाएगा, या ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल सरफेस इंटीग्रल, यहाँ ये म्यू नॉट जे डॉट डी एस। अब ये गंभीर मुद्दा ये है कि इधर क्या है, लाइन इंटीग्रेशन, इधर क्या है, सरफेस। तो अब हमारा अगला कदम ये होगा कि या तो दोनों सरफेस में हो जाएं या तो दोनों लाइन में हो जाएं, सबका मालिक एक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सरफेस में चेंज कर लेंगे। और कैसे चेंज करेंगे आप सोचिए, तब तक हम इधर का स्पेस बनाते हैं कि कैसे लाइन सरफेस में चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, मैंने आपको 2 थ्योरम पढ़ाई हैं, एक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, ये वॉल्यूम को सरफेस और सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है। स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या करता है, ये लाइन को सरफेस और सरफेस को लाइन में चेंज करता है। दोनों ही थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो आज वो घड़ी है जब लाइन को सरफेस में चेंज करना है, और अगर लाइन को सरफेस में चेंज करना है तो हमें क्या लगाना होगा, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। वी विल अप्लाई स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम, अप्लाइंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या हो जाएगा, ये जो लाइन इंटीग्रल है ये सरफेस में चेंज हो जाएगा। तो इट विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल, सरफेस में चेंज हो जाएगा तो ये हो गया सरफेस एस, बी का कर्ल ले लेंगे, कर्ल बी, ठीक है, और लाइन है तो ये सरफेस में चेंज होगा डॉट डी एस। ये इक्वेशन 4, दिस इज स्टोक्स कर्ल थ्योरम। और अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, दोनों के LHS सेम है, और अगर LHS सेम है तो RHS का फर्ज बनता है कि वो सेम हो जाए। तो कंपेयरिंग 4, 3 and 4, comparing 3 and 4, you will get surface integral कर्ल B डॉट ds दिस इक्वल टू, अब भाई इसका हमने RHS लिखा तो अब इसका RHS लिखना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल म्यू नॉट J डॉट ds। वैसे तो हम लिख सकते हैं और ये होगा भी
कि कर्ल बी का जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो म्यू नॉट जे के सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल है, देन कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, लेकिन मैथमेटिकली सही नहीं होगा। तो फॉलो करते हुए हम इसको इधर ले आएंगे मैथमेटिक्स को। इट विल बी सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी डॉट डी एस माइनस, इसको उधर ले आओ, सरफेस इंटीग्रल म्यू नॉट जे डॉट डी एस दिस इक्वल टू 0। एंड बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा होता है अगर कि एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक में ही हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक, ये प्रॉपर्टी अगर है, अगर क्या प्रॉपर्टी होती है तो वही अप्लाई कर देंगे। एफ एक्स जगह पे है, ये जी एक्स जगह पे है, दोनों एक में ही हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी, ये एफ एक्स जगह पे हो गया, और माइनस म्यू नॉट जे, ये जी एक्स जगह पे हो गया, डॉट डी एस। अब अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है, किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन 0 है तो वो फंक्शन क्या होता है, 0। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएशन 0 तो क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ क्योंकि इंटीग्रेशन 0 हो रहा है तो इंटीग्रेशन 0 होने से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। अगर 1 भी हो, कोई भी नंबर हो, तब भी एक वेरिएबल आ जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन 1 dx, तब भी x आ जाएगा। लेकिन 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई होगा, कर्ल बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0, या कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये इक्वेशन 5 हो गया आपका। और क्योंकि ये डेल क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, 3D डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो यही क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ मिल गया आपको, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सो दिस इज फाइनल रिजल्ट, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज की सभा में यही इतना। ओके, अब हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।